हेलो एवरीवन। एमपीटेट वर्ग 1 के पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है आपका, उसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जो सबसे पहला विचारक आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो प्लेटो है। इस वीडियो में हम प्लेटो से संबंधित लगभग 50 से ज़्यादा वन लाइनर्स को देखेंगे। अगर आप प्लेटो के ऊपर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आगे इसमें वीडियो डाल दूंगी, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आपको इसमें वन लाइनर में समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि वन लाइनर्स में क्या है, मैंने क्वेश्चंस के वन लाइनर बनाए हैं। तो अगर आप उन्हें नहीं समझ पाते हैं तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें प्लेटो के विचारों को मैं कवर करूँगी। तो उससे क्या होगा, जब आप विचारों को समझ लेंगे तो आप वन लाइनर्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लेटो का जो जन्म है वो आपको याद रखना चाहिए कि प्लेटो का जन्म कब हुआ था, क्योंकि अभी जब में जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर जब राजगद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र क्या थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपको ईयर्स वगैरह में बहुत फंसाने वाला है। तो आप ईयर्स को बिल्कुल याद रखिएगा कि प्लेटो का जो जन्म था वो 427 ईसा पूर्व में हुआ था तथा इसकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई थी। प्लेटो जो था वो यूनान में जन्म हुआ था, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो एथेंस पढ़ते हैं, क्योंकि यूनान की राजधानी थी वो एथेंस थी। तो यूनान यूरोपीय महाद्वीप में है, जिसे अंग्रेजी में हम ग्रीक कहते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हुआ कीजिए कि ग्रीक अलग है या नहीं, तो यूनान को ही ग्रीक कहा जाता है इंग्लिश में। इसकी राजधानी एथेंस थी। और जो प्लेटो के समसामयिक जो घटना थी वो ये थी कि एथेंस, जो कि जहाँ प्लेटो का जन्म हुआ था, जो कि प्लेटो का देश था, वो एथेंस को स्पार्टा ने हरा दिया था, युद्ध में हरा दिया था। तो कोई भी विचारक होता है उसके विचारों पर जो उस समय की घटना है उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप प्लेटो के विचारों में आगे देखेंगे कि इस घटना का क्या प्रभाव प्लेटो के विचारों में पड़ा है। तो इनकी रचनाएं आपको याद करनी चाहिए। रचनाएं आप 2-3 पढ़ते होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, रिपब्लिक, स्टेटमैन और लॉज। ये 3 रचनाएं प्लेटो की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये 3 पढ़ के एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे और मतलब अलग रचनाएं पूछ ली जाएँ। तो आपको सारी रचनाएं याद नहीं करनी है, लेकिन आप इन रचनाओं को 1-2 बार अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो क्या है, आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि ये रचना प्लेटो की है। कुछ 2-3 जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो अपोलॉजी है ये आप याद रखिएगा। अपोलॉजी प्लेटो ने जब लिखी थी, जब सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया था, तो अपोलॉजी उसमें कहा, मतलब जब उन नेताओं ने सुकरात को जहर का प्याला दिया, जहर का प्याला, तो उसकी काट के लिए जो प्लेटो कौन कौन से विचार दे सकता था, उन विचारों को उसने अपोलॉजी में दिया है। एक सोफिस्ट आप याद रखिएगा, सोफिस्ट इसकी रचना है। ये 5 रचनाएं आपको बिल्कुल याद रखनी है, अपोलॉजी, सोफिस्ट, रिपब्लिक, स्टेटमैन एंड लॉज। लॉज प्लेटो की सबसे लास्ट की रचना है। और प्लेटो की आगे हम पद्धति देख लेते हैं। तो पद्धति में सबसे जो पद्धति है वो द्वंद्वात्मक पद्धति है। दूसरा विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। सौदेश्यात्मक पद्धति है और निगमनात्मक पद्धति। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो निगमनात्मक पद्धति है वो उसका इस्तेमाल प्लेटो ने किया है, और जो आगमनात्मक पद्धति है उसका प्रयोग अरस्तू ने किया है। तो आप अ से अरस्तू और अ से आगमनात्मक पद्धति इस तरह से याद रख सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। और इसमें सादृश्यात्मकता पद्धति का प्रयोग किया है प्लेटो ने, और ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो हम वन लाइनर पे आते हैं। तो प्लेटो ने हेराक्लीट्स, पैरामेडीज और सुकरात के विचारों को लिया है। ये उस समय के विचारक हैं। सुकरात को आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण क्रम से कौन कौन से हैं? देखिए, प्लेटो सद्गुणों की बात करते हैं। तो सद्गुण प्लेटो के 4 हैं, लेकिन जो समाज में वर्ग हैं, अगर उन वर्गों की बात करें तो प्लेटो 3 वर्ग की बात करते हैं, व्यापारी वर्ग, सैनिक वर्ग और जो आपके संरक्षक वर्ग होंगे, जो फिलोसफर किंग की बात करता है, तो वो 4 हैं। लेकिन अगर हम सद्गुण की बात करें
तो सद्गुण प्लेटो के द्वारा 4 बताए गए हैं। तो पहला जो सद्गुण है वो बुद्धिमानी है, जैसा कि फिलोसफर किंग के लिए प्लेटो कहता है। साहस सैनिकों का गुण होगा, संयम व्यापारी वर्ग का गुण होगा, और न्याय गुण होगा। आप इनको क्रम से याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में क्रम से लगाने आ जाते हैं, तो इसे बिल्कुल क्रम से याद रखना है। प्लेटो जो बात करता है वो एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग और एक कार्य के रूप में न्याय की बात करता है। अगर आप प्लेटो को न्याय को देखोगे तो न्याय को प्लेटो ने नैतिक माना है, मतलब जिसे अगर आप नैतिक चीज़ कहेंगे या नैतिक कर्तव्य कहेंगे, वो चीज़ प्लेटो के लिए न्याय थी। तो प्लेटो ने एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग की बात की है। जैसे आप देखेंगे कि जो फिलोसफर किंग है वो सिर्फ राज्य शासन को देखेगा, और जो सैनिक हैं वो केवल और केवल राज्य की सुरक्षा का दायित्व संभालेंगे। तो इस तरह से उसने एक व्यक्ति के लिए एक कर्तव्य की बात की है और उसे एक वर्ग में रखा है। अच्छा, गुफा का सादृश्य प्लेटो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। गुफा का सादृश्य में क्या था कि कुछ व्यक्तियों को एक अंधेरी गुफा में बिठा दिया गया था, और उनके सामने से कुछ परछाइयों को गुजारा गया था। तो जब परछाइयाँ उनके आगे से गुजरती थीं तो उन्हें कुछ वर्षों में ऐसा लगने लगा कि जो दुनिया में व्यक्ति हैं वो ये परछाइयों जैसे ही हैं। लेकिन जब आप उन्हें वास्तविक दुनिया में ला के रख देंगे, जब वो व्यक्तियों को देखेंगे अपनी आंखों से, तो उन्हें भरोसा नहीं होगा कि व्यक्ति ऐसे होते हैं, जबकि वो परछाइयों को व्यक्ति समझने लगेंगे। तो ये गुफा का सादृश्य था प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 नैतिक नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। पहला वासना, दूसरा साहस और बुद्धि, ये आपको पता होगा। आदर्श शासक का कर्तव्यों का विवरण प्लेटो के रिपब्लिक में प्लेटो आदर्श शासक की बात करता है, मतलब फिलोसफर किंग की बात करता है। नैतिक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन से थे, तो ये आप बिल्कुल याद रखिए। प्लेटो, अगस्त कॉम्ट और टी.एच. ग्रीन, ये नैतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप किसने माना है, तो ये प्लेटो ने लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना है। प्रारंभिक समाजवादियों में गणना की जाती है, तो प्रारंभिक समाजवादियों में गणना प्लेटो की जाती है। एक और कथन है कार्ल पॉपर का, उसने प्लेटो को यूटिलिटेरियनिज्म विचार रखने वाला बताया है। प्लेटो से पहले समाजवाद के बारे में विचार देने वाला कौन वैज्ञानिक विचारक था, तो एमोस द्वारा प्लेटो से पहले समाजवाद के विचार दिए गए थे। प्लेटो की अकादमी में किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था, तो प्लेटो की अकादमी में लगभग सभी विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन ज्यामिति के अध्ययन पर प्लेटो ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पनालोक कहा जाता है, तो रिपब्लिक को उसका कल्पनालोक कहा जाता है। प्लेटो जब अपने विचार दे रहा है तो वो सबसे पहले जो विचार देता है वो रिपब्लिक में अपने विचारों को देता है। जब प्लेटो अपने विचारों को देने के पीक पर होता है तब वो रिपब्लिक लिखता है, लेकिन जब रिपब्लिक के बाद में सबसे उसकी अंतिम बुक आती है लॉज में वो अपने कल्पनालोक से कुछ बाहर निकलता है और थोड़ा सा जो यथार्थवाद है उसकी तरफ उसका झुकाव होता है। तो वो न्याय को राज्य के शासन का आधार बनाता है। लेकिन रिपब्लिक में जो प्लेटो कहता है कि राज्य का शासन कौन करेगा, तो फिलोसफर किंग ही राज्य का शासन करेंगे, सब न्याय की जो चीज़ें होंगी वो फिलोसफर किंग ही राज्य के लिए करेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो 3 तत्व हैं प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या है, तो कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, मतलब एक व्यक्ति के लिए एक कर्तव्य और एक कार्य, ये कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। मतलब सैनिकों के लिए केवल राज्य की रक्षा करना ही उनका प्रमुख दायित्व है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण क्या है, तो देखिए प्लेटो जो है वो 6 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों के शिक्षा के लिए भेज रहा है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए। तो उसमें वो सबसे पहले शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा के विकास पर बल देना चाहता है, क्योंकि अगर शारीरिक रूप से बच्चे स्वस्थ होंगे तो राज्य में जो डॉक्टर हैं, जो औषधियाँ हैं, उनकी ज़रूरत कम पड़ेगी और वो बीमार नहीं होंगे, तो राज्य के उत्थान के लिए वो कार्य कर पाएंगे। तो शारीरिक शिक्षण और मानसिक शिक्षण के विकास पर प्लेटो बहुत ज़्यादा बल देता है।
प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किसके लिए थी? तो प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही थी। मैं थोड़ा सा प्लेटो की शिक्षा को अगर आपको बताना चाहूँ तो प्लेटो ने शिक्षा को 2 स्तरों में विभाजित किया है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में प्लेटो 6 से 20 वर्ष तक के बालकों को लेता है, जिनको कि शारीरिक शिक्षण दिया जाता है। उनके मानसिक विकास के लिए उन्हें संगीत का, कला का शिक्षण दिया जाता है। और 20 वर्ष की अवस्था में एक सामूहिक परीक्षा होती है। उस परीक्षा में जो व्यक्ति पास होते हैं वो आगे के लिए बढ़ जाते हैं, और जो फेल हो जाते हैं, मतलब जो उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, वो व्यापारी वर्ग बन जाते हैं। 20 वर्ष के बाद आगे उन लोगों को और पढ़ाया जाता है, और 30 वर्ष की अवस्था में एक और परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उस परीक्षा में जो व्यक्ति पास हो जाते हैं उन्हें आगे फिलोसफर बनने के लिए भेज दिया जाता है, और जो उत्तीर्ण नहीं होते वो सैनिक बन जाते हैं। 30 वर्ष के बाद उनका अध्ययन किया जाता है, उनको अध्ययन कराया जाता है लगभग 35 वर्ष तक दार्शनिकों को, और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें समाज में लोगों को देखने के लिए या समाज को देखने के लिए राज्य में भेज दिया जाता है। अंत में उनको लाया जाता 50 वर्ष की अवस्था में, और 50 वर्ष की अवस्था में एक और परीक्षा होती है। उस परीक्षा में जो विद्यार्थी पास हो जाते हैं वो फिलोसफर किंग बन जाते हैं, और जो उसमें फेल हो जाते हैं वो सैनिक वर्ग में जाकर मिल जाते हैं। तो ये प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसे मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की। तो उच्च शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो ने रखी थी। हमारे नगर राज्य में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे, या विश्व के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। ये कथन किसका है? ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? तो ये लॉज में उप आदर्श की विवेचना की है। उप आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो 5040 आदर्श राज्य की जनसंख्या है, और उसकी आधारशिला जो है वो कानून की सत्ता है। किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा जाता है? तो ये प्लेटो को प्रथम फासिस्ट कहा जाता है। प्लेटो को समाजवादी विचारक भी माना जाता है। प्रथम समाजवादी विचारक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर हैं? तो प्लेटो आदर्श राज्य के विचार के लिए अमर हैं इतिहास में प्लेटो का संपर्क पाइथागोरस तथा आर्चितास से था। तो ये प्लेटो के समकालीन थे, पाइथागोरस और आर्चितास, ये दोनों गणितज्ञ थे। प्लेटो ने अपनी अकेडमी जो स्थापित की थी वो 386 ईसा पूर्व में स्थापित की थी। इसने डायनोसियस, अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसने कौन से डायनोसियस जो था उसको एक दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया था, इसको एक फिलोसफर किंग बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो इसमें असफल रहा था। प्लेटो की जो रचनाएं हैं वो संवाद शैली में लिखी गई हैं। सत्य के ऊपर कुछ विचारकों का जो विचार है जो उस समय फेमस था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिफोलस के अनुसार न्याय सत्य भाषण और ऋण चुकाना है। पॉलीमार्कस के अनुसार न्याय मित्रों की भलाई के साथ मित्रों के साथ भलाई और शत्रु के साथ बुराई है। ये पॉलीमार्कस के अनुसार था। और थेमिक्रेस के अनुसार न्याय बलवान की स्वार्थ सिद्धि तथा साधन है। ग्लाइकॉन के अनुसार न्याय निर्बलों की आवश्यकता है। और प्लेटो के अनुसार न्याय नैतिक कर्तव्य है। जो प्लेटो न्याय को 2 व्यक्तियों में बांटता है, एक राज्य में न्याय होगा और दूसरा व्यक्तियों के अंदर न्याय होगा। तो प्लेटो का अगर न्याय को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो आप पहले इस टेबल को थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आप प्लेटो के न्याय को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो पहली बात तो प्लेटो 3 मेटल की बात करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेटल हैं। पहला है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये टेबल आपको याद रखनी है, और इसको अगर आप कोशिश करें तो इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि क्या होता है हिंदी में आपके शब्दों के साथ थोड़ा सा जो एग्जामिनर है वो खेल जाता है। तो आप अगर इंग्लिश में याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो गोल्ड मेटल है वो क्या लाता है? वो विस्डम लाता है। विस्डम का मतलब होता है कि आप में विवेक या बुद्धि लाता है। तो बुद्धि किसके पास होगी? बुद्धि रूलर के पास होगी। वो तार्किक होगा, रैशनल होगा, और उस जो आइडिया है वो गुड का है, मतलब सबकी भलाई करने का उसका आइडिया है। दूसरा मेटल है सिल्वर। ये सिल्वर जो है वो करेज से संबंधित है, करेज सैनिकों में होता है।
तो कौन सी? सोल्जर क्लास है। और उनमें इस उत्साह होता है, उनमें आत्मा कौन सी होती है? उत्साह की होती है। और ऑनर, उनमें आइडिया जो होता है वो गर्व का होता है या उत्साह का आइडिया होता है। तीसरी जो धातु, अगर मेटल की बात करें, कॉपर की बात प्लेटो करता है, तो वो टेम्परेंस होता है उनमें, वर्च्यू। और उत्पादक वर्ग होते हैं उनमें सोल मतलब एपेटाइट पाई जाती है, मतलब भूख की उनमें आत्मा पाई जाती है। उनका जो मेन काम होता है वो होता है मनी, मतलब पैसे कमाना उनका मेन काम होता है। तो हम न्याय को समझते हैं। तो प्लेटो कहता है कि व्यक्ति में ये तीनों गुण, विस्डम, करेज और टेम्परेंस, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। विस्डम, करेज और टेम्परेंस, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति में इन तीनों गुणों का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो अलग अलग होता है। किसी में विस्डम ज़्यादा होती है, किसी में करेज ज़्यादा होता है, किसी में टेम्परेंस ज़्यादा होता है। तो जिस व्यक्ति में विस्डम ज़्यादा है उसे फिलोसफर राजा बनना चाहिए, उसे फिलोसफर किंग बनना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे अंदर टेम्परेंस ज़्यादा है तो मुझे व्यापारी बनना चाहिए। अगर मैं व्यापारी नहीं बनती हूँ तो ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय है। तो जिसके अंदर जिस गुण की ज़्यादा प्रधानता है उसे वही कार्य करना चाहिए, ये प्लेटो के अनुसार न्याय है। आई होप आपको ये वीडियो इतना समझ में आया होगा। मैं प्लेटो के विचारों को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो आप देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। थैंक यू।